नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम साइंस में सीखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में। जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। इसको सबसे पहले मत किसने दिया? तो स्टोरर तथा यूसेंजर ने 1975 में इसका मत प्राप्त किया। इसने मत दिया कि यहाँ जंतुओं का वर्गीकरण हो सकता है, और यह मत जो दिया उसने, तो ये मान्यता भी उसको मिली। जो उसने स्टोरर और यूसेंजर ने जो मत दिया तो उसको भी मान्यता मिली। फिर आता है जंतु जगत को दो उपजगत। जंतु जगत के दो उपजगत भी हैं। एक होता प्रोटोजोआ, दूसरा होता मेटाजोआ। ये पहला होता प्रोटोजोआ, दूसरा होता मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, इसमें एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। जो मेटाजोआ होते हैं इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें एक कोशिका हो तो एक कोशिकीय या प्रोटोजोआ कहते हैं। जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं उसको मेटाजोआ या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फिर समस्त प्राणी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, और समस्त प्राणी में क्या रहते हैं? आपस में मिलते जुलते रहते हैं। प्रोटोजोआ में संघ हमारा प्रोटोजोआ आता है। फिर देखो इसमें क्या होता है, मेटाजोआ में अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो मेटाजोआ होता है ये अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर रचना में भी भिन्नता होती है। रचना में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। रचना में दो प्रकार की भिन्नता होती है। एक होती है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, एक में रीढ़ की हड्डी होती है। एक में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और एक में रीढ़ की हड्डी होती है। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसको अकशेरुकी कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है तो उसको कशेरुकी कहते हैं। अकशेरुकी में इनके कौन कौन संघ हैं वो सारी चीजें से देखते हैं, और कशेरुकी में कौन कौन संघ हैं वो उसको देखते हैं। तो अकशेरुकी में पोरीफेरा संघ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, ये इतने संघ आते हैं 8। फिर और कशेरुकी में सिर्फ एक संघ आता है, कार्डेटा। सिर्फ कशेरुकी में कार्डेटा संघ आता है। फिर अब आओ इनको हम डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहला आता है संघ हमारा प्रोटोजोआ, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। प्रोटोजोआ दो शब्द से मिलकर बनता है, प्रोटोज प्लस जून। प्रोटोज प्लस जून। प्रोटोज का मतलब होता है अर्थ, प्रथम, और जून का मतलब होता है जंतु। जो प्रथम जंतु हो उसी को प्रोटोजोआ कहते हैं। इस समुदाय के जंतु सृष्टि में प्रथम जंतु माने जाते हैं, और प्रोटोजोआ संघ के जंतु तो क्या माने जाते हैं? तो प्रथम जंतु माने जाते हैं सृष्टि में। फिर एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय, सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। सभी क्रियाएं क्या होती हैं? एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। और ये रहते कहाँ हैं? ये आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि एक कोशिकीय जंतु रहते कहाँ हैं। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। सबसे ज्यादा पानी में रहते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। और ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी। ये दो प्रकार से होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा, और इसमें गति कैसे होती है? तो गति इसमें कूडपादों के द्वारा होती है, कसाबों के द्वारा होती है, रोमाभों के द्वारा गति इसमें होती है। और श्वसन, ये श्वसन करते हैं विसरण द्वारा। श्वसन किससे करते हैं? तो विसरण द्वारा करते हैं। पानी में घुली हुई O2 अंदर जाती है तथा CO2 बाहर निकलती है। जो पानी में घुली हुई
O2 होती है, ऑक्सीजन होता है, वो अंदर खींच लेते हैं और और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सीखते हैं पहला अमीबा। पहले हम क्या सीखते हैं, अमीबा के बारे में। देखो अमीबा, यह तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पर पाया जाता है, तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, चाहे जिस आकार का बना दो वो अनिश्चित रहता है। फिर इसमें प्लाज्मा लेमा के बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। जो प्लाज्मा लेमा होता है उसकी बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, जिन्हें कूडपाद या पदाभ कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, कूडपाद या पदाभ भी कहते हैं। अब जैसे इस देखो लगभग में इस आकार का अमीबा है, इस आकार का अमीबा है, और इस पे जो अब ये हमारा क्या है, प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा जो बाहरी सतह से छोटी छोटी क्या है, रचनाएं बनाती हैं और ये बिगड़ती भी रहती है, और इसके अंदर क्या भरा है, जीवद्रव में एक केंद्रक है। जीवद्रव में क्या है, एक केंद्रक है। ये हमारा इसके अंदर जीवद्रव है और उसके अंदर क्या है, एक केंद्रक है। और जो ये होती हैं छोटी छोटी रचनाएं जो प्लाज्मा लेमा से की बाह्य सतह से होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कूडपाद या पदाभ कहते हैं। फिर आता है हमारा एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला यह हानिकारक परजीवी होता है। मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला यह हानिकारक परजीवी होता है, जिसके द्वारा पेचिश नामक रोग होता है। और इसी के द्वारा क्या कौन सा रोग होता है, पेचिश नामक रोग होता है। ये आंत की श्लेष्मा में घाव कर देते हैं। ये क्या करते हैं, आंत की जो श्लेष्मा होते हैं उसमें घाव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पेट दर्द होता है, मरोड़ उसमें आने लगती है, ऐंठन आने लगती है। ये सारी हमारी क्रियाएं होने लगती हैं कि पेट में ऐंठन आने लगती है, दर्द होने लगता है, मरोड़ होने लगती है पेट के अंदर, तो उसी को पेचिश कहते हैं। फिर आता है हमारा युगलीना। युगलीना देखो, यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलीना युक्त तालाबों को जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। युगलीना क्या करता है, जल के ऊपर हरे रंग की परत बना लेता है, और हरे रंग की परत बना लेता है। जंतुओं के शरीर में यह पर्णहरिम का कार्य करता है। और जंतुओं के शरीर में किसका कार्य करता है, पर्णहरिम का कार्य करता है। इसके अग्र सिरे पर कोशिका मुख होता है। कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती है, जिसको कसाब कहते हैं, जो गति करता है। देखो आप समझो, देखो कोशिका के मुख से एक धागे नुमा संरचना निकलती है, और उसी धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, कसाब कहते हैं। और उस कसाब से क्या होता है, वो युगलीना गति करता है। फिर इनके भीतर एक केंद्रक होता है, तथा शरीर में अनेकों रहित लवक होते हैं। और शरीर में क्या रहते हैं, अनेकों रहित लवक होते हैं, जिनसे वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा पैरामीशियम। यह पानी में रहता है। जो तालाब हो गया, तालाब के पानी, पोखरों के पानी में रहता है, आदि इस तरह के पानी में वो रहता है। किंतु ध्यान दें यहाँ के जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और इस तरह के जल में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है।
फिर देखो पक्षाभिकाएं जो जैसे ये लगभग में इसका आकार है पैरामीशियम का, लगभग में चप्पल जैसा आकार होता है पैरामीशियम का, ये आकार है। और इसी के द्वारा गति होता है, किसके द्वारा? पक्षाभिकियों के द्वारा इसमें गति होता है। फिर आता है हमारा प्लाज्मोडियम। देखो मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम नामक रोग जनक परजीवी प्रोटोजोन के संक्रमण से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक रोग जनक परजीवी प्रोटोजोन के संक्रमण से होता है मलेरिया रोग। एनाफ्लीज मच्छर की मादाएं ही इनका वाहक होती हैं। और ये कौन लेकर आती हैं? तो एनाफ्लीज मच्छर, जो मादा मच्छर होती है वो इनका वाहक होती हैं, वो इनको ले जाते हैं और वही जब एनाफ्लीज मच्छर जब काटते हैं तो हमको मलेरिया रोग होता है। फिर देखो, फिर ध्यान दीजिए, केवल 4 तरह के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। सिर्फ कितने तरह के? 4 तरह के जो प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को क्या करते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। अब देखो, पहला है हमारा प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम। दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिये। और यही हमारा क्या होते हैं? मलेरिया परजीवी होती हैं, यही 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम। फिर देखो आरबीसी, मनुष्य के आरबीसी में बहुगुणित होते हैं। मनुष्य के आरबीसी में बहुगुणित होते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कुनैन और सिनकोना की छाल को देते हैं। इससे क्या होता है? रक्तहीनता होता है और अनीमिया रोग हो जाता है। और इसका प्रवाह कहाँ होता है? तो आरबीसी में होता है और लीवर में होता है। फिर आता है हमारा संघ पेरीफेरा के बारे में देखो, इसका शब्द पोरीफेरा का शब्द सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में दिया था। सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में इस शब्द का प्रयोग किया था, पोरीफेरा का। फिर ये 2 शब्दों से मिलकर बना, पोरोज या पोर, फिर फेरी या टू बियर। इसका अर्थ होता है छिद्र धारक। इसका अर्थ क्या होता है? छिद्र धारक। पोर में छिद्र और टू बियर में धारक या सहन करना, सहनशीलता। तो ये इसका अर्थ होता है छिद्र धारक। इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहा जाता है। और इस संघ के अंतर्गत जितने भी आने वाले जंतु होते हैं उनको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ये एक कोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पर रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर ये रहते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या शाखीय होती। और इनकी आकृति कैसी होती हैं? तो अनियमित होती हैं, नियमित नहीं रहते हैं। अनियमित रहते बेलनाकार, अंडाकार या शाखीय होती हैं। बहुकोशिकीय होते हुए भी इनके शरीर में ऊतकों तथा अंगों का निर्माण नहीं होता। ये बहुकोशिकीय है। पेरीफेरा संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ऊतकों और अंगों का निर्माण नहीं होता है। इनके शरीर में एक बड़ी गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। और इनके शरीर में क्या होती है? पेरीफेरा शरीर में सबसे बड़ी गुहा होती है और इसी को स्पंज गुहा कहते हैं। गुहा अग्र सिरे पर स्थित
एक बड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। और गुहा क्या करती है, अग्र सिरे पर एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, जिससे आस्कुलम कहते हैं, जिसे आस्कुलम कहते हैं। अब देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो जैसे स्पंज की गुहा किस संकेत जंतु में पाया जाता है, तो उसमें आस्पन होगा पेरिफोरा, तो पेरिफोरा टिक कर देना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये फिर देखो इसमें जल प्लस O2, जल और ऑक्सीजन इसमें आदान प्रदान होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसको उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं, जिसमें जल और O2 ऑक्सीजन जब बढ़ेगा घटेगा तो उसमें उसको हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लो कुछ, जैसे स्पंजिला, शाइकन, यूस्पांजिया, यूपलेक्टेला आदि इस तरह के इसके उदाहरण हैं। फिर देखो बाथ स्पंज या यूस्पांजिया या बाथ स्पंज देखो, यह अमेरिका तथा पश्चिमी भारत के समुद्री तट पर पाया जाता है। यह अमेरिका तथा भारत के पश्चिमी या समुद्री तट पर पाया जाता है। इसके कंकाल को सूखा कर स्नान कार्य में लाया जाता है, और इसके कंकाल को क्या कर देते हैं, सूखा करके स्नान कार्य में लाया जाता है। बाथ स्पंज, अब देखो लगभग में आकार इस तरह का होता है, इसी को बाथ स्पंज कहते हैं। फिर आता है यूपलेक्टेला, सुंदर स्पंज ये होता है, ये सुंदर स्पंज होता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्री के किनारे पाया जाता है, या इस तरह समझ सकते हो। बीनस के फलों की टोकरी इसे भी कहते हैं, बीनस के फलों की टोकरी भी इसे कहते हैं, यूपलेक्टेला को। फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, जापान में गहरे समुद्र में इसके प्रमाण मिले हैं। यूपलेक्टेला के फिलीपींस में मिले हैं, वेस्ट इंडीज और जापान के जो गहरे समुद्र थे उसमें इसके प्रमाण मिले हैं। फिर आता है स्पंजिला, यह तालाब और झील में पाया जाता है। स्पंजिला कहाँ पाया जाता है, तालाब और झील में पाया जाता है। फिर इसका यह टहनियों पत्तियों, स्पंजिला टहनियों पत्तियों या पत्थर में चिपका रहता है। स्पंजिया क्या रहता है, टहनियों और पत्तियों और पत्थरों में चिपका रहता है। फिर आता है हमारा फिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसके बारे में सीखते हैं। इस संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। इस संघ के प्राणियों में क्या पाया जाता है, ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। किस संघ के, तो निडेरिया या फिर फिलेंट्रेटा में। इसमें शरीर जो स्तर होता है वो शरीर होता है। शरीर बाह्य स्वर एक्टोडर्मिस से बना होता है, एक्टोडर्मिस, और किंतु गुदा इसमें नहीं होती, किंतु इसमें क्या नहीं होता, गुदा नहीं होता। और भीतरी स्वर किससे बना होता है, तो गैस्ट्रोडर्मिस से बना होता है। देखो बाह्य स्वर हमारा किससे बना होता है, तो एक्टोडर्मिस से बना होता है, और भीतरी स्वर किससे बना होता है, तो गैस्ट्रोडर्मिस से बना होता है। फिर आगे देखो दंश कोशिकाएं जिसे लगभग में इस आकार का होता है। शरीर का आकार इस प्रकार का होता है लगभग में। तो ये जो होते हैं ये स्पर्शक होते हैं, इन्हीं को दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं, और इन्हीं को हम दंश कोशिकाएं कहते हैं। शरीर का आकार एक लिंगी होता है, और जो पालिप से बना होता है। शरीर का आकार पालिप होता है और मेडुस होता है, पालिप होता है मेडुस होता है।
पालिप एक लिंगी होते हैं, पालिप एक लिंगी होते हैं। अब देखो पालिप के अंतर्गत स्थानबद्ध, बेलनाकार, स्थानबद्ध और बेलनाकार इनका आकार हो सकता है पालिप का। और मेडूस का तैरने वाले और छतरी नुमा इनका आकार हो सकता है। अभी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इसमें आता है हाइड्रिया, एडेमेंसिया, एडेमेंसिया, ये पालिप के उदाहरण हैं। शरीर का आकार के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया, पालिप और मेडुसा। तो में इनका आकार स्तनबद्ध होता है, स्तनबद्ध होता है, बेलनाकार होता है। और मेडुसा का तैरने वाले होते हैं और इनका आकार छतरी नुमा होता है। तो उदाहरण में आपको दिया हमने पालिप में हाइड्रिया और एडेमेंसिया, एडेमेंसिया, और तैरने वाले छतरी नुमा के तो आरेलिया और जेलीफिश, ये इसके उदाहरण हैं। कुछ जंतुओं, इसके कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं, इसके कुछ जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जैसे पालिप हो गया, हाइड्रिया, मूंगा, जेलीफिश, सी एनीमोन आदि इस तरह के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। कौन कौन, तो पालिप, हाइड्रिया, मूंगा, जेलीफिश, सी एनीमोन आदि इस तरह के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। फिर देखो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, कोरल आदि जातियां समूह में रहती हैं। कोरल आदि जातियां क्या रहती हैं, समूह में रहती हैं। जबकि हाइड्रा एकांकी रूप में रहता है। देखो कोरल आदि की जातियां क्या होती है, वो समूह में रहती हैं, और हाइड्रा क्या रहता है, ये सिर्फ अकेले के रूप में रहता है या एकांकी के रूप में रहता है। हाइड्रा में एडेमसिया जो सी एनीमोन की एक प्रजाति होती है, सी एनीमोन की प्रजाति होते हैं एडेमसिया, जो केकड़े के सहजीवी संबंध दर्शाता है, जो क्या करता है, केकड़े के सहजीवी संबंध को दर्शाता है। फिर हाइड्रा में रक्त शोषण अंग अनुपस्थित होते हैं, और हाइड्रा में रक्त शोषण अंग अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, विसरण के माध्यम से ये रक्त लेते हैं और शोषण करते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस। प्लेटेहेल्मिन्थेस इस संघ में जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। इस संघ में जंतुओं का शरीर क्या होता है, फीते की तरह चपटा हुआ होता है। अब देखो लगभग में इस आकार का होता है, लगभग में इस आकार का होता है प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतु। और ये जो बना होता है ये हमारा प्लेटवार्म होता है, ये जो होता है ये प्लेटवार्म होता है। अब देखो इनका शरीर त्रिकोरिक एवं द्विपार्श्व सममित होता है। इनका शरीर क्या होता है, त्रिकोरिक एवं द्विपार्श्व सममित होता है। एक अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, एक अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, परंतु इसमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। परंतु इसमें क्या होता है, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती हैं। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, अधिकांश जीव क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये रहते कहाँ, आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ये प्लेटेहेल्मिन्थेस के जीव कहाँ रहते हैं। तो देखो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के उदर में रहते हैं, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के उदर या उसके शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं। और शरीर के 3 स्तर होते हैं, इस संघ के जंतुओं के शरीर के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, 3 स्तर। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है, बस उसको सीख लो बस। फिर आता है हमारा पोषक पदार्थों को ये चूषक करते हैं और कांटे बनाते हैं। पोषक पदार्थों को ये क्या करते हैं, चूषक करते हैं और कांटे के आकार में बनाते हैं। इनमें फ्लेम सेल्स, इसमें फ्लेम सेल्स जो परागण होता उत्सर्जन करते हैं, परागण और उत्सर्जन करते हैं। कौन, फ्लेम सेल। ये जंतु उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। ये जंतु क्या होते हैं, उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। जो नर होता है मादा होता है, तो वो 2 लिंगी होते हैं, तो एक में ही नर मादा होंगे। जैसे देखो, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक या पेशियोला, फीता क्रीम, सिस्टोमोसा आदि इस तरह के जो जंतु होते हैं। प्लेनेरिया, इसमें पुनरुद्ध भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। फिर आता है लीवर फ्लूक, पेशियोला, ये जो यकृत में पाया जाता है, यकृत क्रीम होता है। भेड़, बकरी, सुअर आदि की यकृत की पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटे क्रीम है। जो भेड़, बकरी, सुअर आदि की किसमें पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाने वाला, यकृत के पित्त नलिकाओं में पाया जाने वाला चपटे क्रीम होते हैं। फिर आता हमारा फीता क्रीम। फिर आता है फीता क्रीम, तो टीनिया सोलियम, इसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम। मनुष्य, सुअर, भेड़, बकरी, बंदर आदि की आंत में पाया जाने वाला क्रीम है। जो फीता क्रीम होता है, टेपवार्म इसको भी कहते हो, इसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है फीता क्रीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, टीनिया सोलियम। तो यह कहाँ पर पाया जाता है, तो मनुष्य, सुअर, भेड़, बकरी, बंदर आदि की आंत में पाया जाने वाला क्रीम है। इसका जीवन चक्र 2 पोषक में पूरा होता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषक में पूरा होता है। 2 पोषक में कैसे, जैसे देखो, एक मनुष्य होता है और सुअर होता है। जैसे सुअर के पेट में फीता क्रीम है, सुअर की आंत में फीता क्रीम है, तो सुअर के मांस को अगर मनुष्य खाता है तो मनुष्य के आंत में भी ये फीता क्रीम हो जाएगा। तो ये 2 पोषक चक्र में, जीवन चक्र में पूरा होता है, 2 पोषक के जीवन चक्र में पूरा होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।